गुड मॉर्निंग। हम भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे और भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में हमने हिमालय पर्वत और उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दो शब्द आए हैं, एक प्रायद्वीप और एक पठार। तो इनकी बात करते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? ये एक ऐसा भूभाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो। ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। या दूसरे शब्दों में कहें तो मुख्य भूमि का ऐसा कोई भी भूभाग जो दूर तक सागर में या महासागर में निकला हुआ हो वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। तो हम जो भारत का मैप देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि भारत का जो ये दक्षिणी भाग है ये हिंद महासागर में निकला हुआ है और ये हिंद महासागर को दो भागों में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बांट देता है। और ऐसा कोई भी भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो वो द्वीप कहलाएगा। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी प्रायद्वीप के बारे में, वो है। अब इसमें दूसरा शब्द आया है वो है पठार। तो हम पठार को अगर डिफाइन करें तो ऐसा कोई भी भूभाग जो अपने आसपास के धरातल से ऊंचा उठा हुआ हो लेकिन उसका जो शीर्ष है वो क्या हो? सपाट हो। जो ऊपरी भाग है वो क्या हो? सपाट हो, वो नुकीला ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? पठार। यानी कि ऐसा ऊंचा उठा हुआ भूभाग जिसका ऊपरी भाग सपाट हो वो पठार कहलाएगा। और ऐसा भूभाग जिसका ऊपरी भाग है वो नुकीला हो, जिसका शीर्ष है वो नुकीला हो, तो वो क्या कहलाएगा? पर्वत। तो ये प्रायद्वीप और पठार दोनों का जो बेसिक था वो था। अब हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। उसकी सामान्य जानकारी की अगर हम बात करें तो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो एक त्रिभुज के रूप में फैला हुआ है। हम जानते हैं कि ये जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ये उत्तर में जो यहाँ विशाल मैदान है ये, इसके दक्षिणी छोर से शुरू होकर ये जो कन्याकुमारी है यहाँ तक जाता है। तो ये इसका आधार हो गया जो उत्तरी भाग है वो, और ये इसका शीर्ष हो गया जो कन्याकुमारी है वो। तो इसके आधार में उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके दक्षिण में इधर अरावली पर्वत, फिर विंध्यन पर्वत और राजमहल पहाड़ियाँ, ये सारी इसके आधार का निर्माण करती हैं। और इसके शीर्ष का निर्माण कौन करता है? कन्याकुमारी। और ये पूरा का पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार है ये तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उत्तर की पहाड़ियाँ हमने देख ली, अरावली है, विंध्यन है, जो राजमहल पहाड़ियाँ हैं, ये सारी कौन सी हैं? उत्तर की, जो उत्तर दिशा में इसको घेरती हैं। इसके जो पश्चिमी भाग है इसका, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिम में इसके पश्चिमी घाट है और इसके पूर्व में यहाँ पर क्या है? पूर्वी घाट है। तो लगभग तीन तरफ से ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी अगर उत्तर से दक्षिण तक हम लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में ये विस्तृत है। और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 1400 किलोमीटर की चौड़ाई में ये पूरा का पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो विस्तृत है। और ये भारत के 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। और हम भारत के कुल अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो लगभग क्या है? 32 लाख के करीब है। तो लगभग 50%, 48 से 50% भूभाग पर ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये पाया जाता है। और इसी कारण ये भारत का सबसे बड़ा भूआकृतिक प्रदेश है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 600 से 900 मीटर तक है। इसका जो सामान्य ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ आपको एक इसकी जो टोपोग्राफी है वो दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये इसका जो पश्चिमी भाग है ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, ये इसका पूर्वी घाट है। तो इसका अगर सामान्य ढाल हम देखेंगे तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, ये जो पूरा का पूरा भाग है ये पश्चिमी तट है और ये पूरा का पूरा भाग पूर्वी तट है। इसका अध्ययन है वो डिटेल से हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें करेंगे।
तो ये इसका जो सामान्य ढाल है वो कहाँ है? पश्चिम में पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर है। और हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट है वो एक मुख्य जल विभाजक है। अब इस चित्र में आपके जल विभाजक और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये ऊंचा उठा हुआ भूभाग है, तो एक ये देखिए यहाँ से नदियाँ निकल कर इधर आएंगी और कुछ नदियाँ हैं वो निकल कर इधर जाएंगी। तो इधर जाने वाली जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो नदियाँ इस साइड में जाएंगी। और जो गोवा के आसपास की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो अरब सागर में चली जाएंगी। इसका अपवाद जो प्रायद्वीपीय पठार के ढाल का है वो नर्मदा और तापी नदियां हैं। नर्मदा और तापी नदियां हैं वो जो भ्रंश घाटी है उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। सामान्य ढाल इसका कहाँ है? पश्चिम से पूर्व की ओर। जबकि जो नर्मदा और तापी घाटियाँ जो नदियाँ हैं वो भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इसके जो इसका जो ढाल है उसकी हमने बात की। अब ये जो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय जो पठार है ये भूगर्भीय के इतिहास में स्थिर रहा है। हम जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तब आपने देखा होगा कि उस टाइम वेगनर ने पूरा का पूरा जो स्थलखंड था उसको पेंजिया नाम दिया था। पूरा का पूरा जो स्थल भाग था उसको पेंजिया नाम दिया था। उसके बीच में एक सागर था, उसको उन्होंने टेथिस सागर नाम दिया था। उसका जो दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड था और उसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड था। तो ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ये ये जो गोंडवाना लैंड था ये इस गोंडवाना लैंड का ही क्या था? हिस्सा था। ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत पुराना भूभाग है जिस पर समय समय पर नई जो अन्य चट्टानें हैं उनका निर्माण होता गया। विभिन्न भूगर्भिक क्रियाओं के द्वारा वहाँ पर नई चट्टानों का निर्माण होता गया। इसलिए यहाँ पर अनेक कालों में बनी चट्टानें हैं वो एक साथ पाई जाती हैं, जिस कारण ये जटिल भूगर्भिक संरचना का प्रदर्शन करता है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है इसमें कई पठार पाए जाते हैं। इस पठार में कई पठार पाए जाते हैं। उन पठारों को यहाँ पर पाए जाने वाली छोटी छोटी पहाड़ियों और नदी घाटियों ने एक तरह से एक दूसरे से अलग किया है। तो ये जो पूरा का पूरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार, इसका हम दो भागों में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। ये जो पहला भाग है इसमें हम प्रायद्वीप के पठार पढ़ेंगे और दूसरा जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम प्रायद्वीप के जो पर्वत हैं और प्रायद्वीप का जो महत्व है भारत में, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रायद्वीप के जो पठार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो एक तरह से प्रायद्वीप का ढाल था वो आपने देख लिया है। प्रायद्वीप का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है और ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी मैदान है, ये पश्चिमी मैदान है। ये पहले मैं आपको बता चुका, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि भारत का सबसे बड़ा भूआकृतिक प्रदेश कौन सा है। अब उसमें ऑप्शन दे देंगे, एक तो उत्तर का मैदान दे देंगे, एक तटीय मैदान दे देंगे, एक हिमालय पर्वत दे देंगे और फिर लिख देंगे दक्कन का पठार। तो ये दक्कन का पठार है, इसी को कई लोग प्रायद्वीपीय पठार समझ लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये कंफ्यूज करने के लिए ये सब दिया जाता है। हालांकि दक्कन का पठार है वो इसी प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं कि वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा भूभाग है वो बड़ा है। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है, लेकिन पूरे के पूरे प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन का पठार नहीं कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार की इन पठार के जो अलग अलग भूभाग हैं, जो अलग अलग पठार हैं, उनकी बात करें तो इसमें सबसे पहला है मेवाड़ उच्चभूमि या मेवाड़ पठार भी इसे हम कह सकते हैं। तो जो अरावली पर्वत है हमारा, उस अरावली के लगभग इस पूर्वी भाग या दक्षिणी पूर्वी भाग में एक ऊंचा पठारी भाग है जो खासकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वगैरह का जो ये इलाका है प्रतापगढ़ वाला, इसमें फैला हुआ है। इसे मेवाड़ उच्चभूमि
कई किताबों में इसे मारवाड़ उच्च भूमि भी कहते हैं, लेकिन सही शब्द इसके लिए हम उचित मुझे मेवाड़ उच्च भूमि लगता है, तो आप इसे मेवाड़ उच्च भूमि समझिएगा। तो ये मेवाड़ उच्च भूमि है, वो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ वाला जो इलाका है उसे हम कहेंगे। ये पूरा का पूरा जो भूभाग है वो बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर यानी कि अवसादी चट्टानों से, जो विंध्यन काल की हैं, उनसे बना हुआ है। और अवसादी चट्टानें हैं, ये आपने पढ़ा होगा पहले कि जलीय निक्षेप से बनती हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे मैप में ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये यहाँ पर मेवाड़ का पठार होगा, ठीक है, या मेवाड़ उच्च भूमि जिसे हम कह सकते हैं वो होगी। अब जो इसका नेक्स्ट पठारी भाग है वो है केंद्रीय उच्च भूमि। अधिकतर जो जो चंबल नदी का अपवा क्षेत्र वाला इलाका है उसको केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। हालांकि एस.पी. चटर्जी ने इसमें मेवाड़ उच्च भूमि और जो मालवा पठार है, बुंदेलखंड है, इन सब को शामिल किया है, लेकिन यहाँ पर इन्हें हम अलग अलग पढ़ें तो केंद्रीय उच्च भूमि है वो अधिकतर चंबल नदी का जो अपवा वाला भाग है वो भूभाग है। यहाँ पर एक तरह से रोलिंग जो पठारी भाग है, या इसके लिए हिंदी में शब्द होता है उर्मिल, और भी अगर हम इसे कहें तो लहरदार पठार यहाँ पर पाए जाते हैं। लहरदार पठारी भाग यहाँ पर पाया जाता है। तो ये चंबल नदी का अपवा क्षेत्र है। फिर अगला जो आता है वो है बुंदेलखंड उच्च भूमि। ये जो भाग है ये कौन सा है, बुंदेलखंड उच्च भूमि। तो ये मुख्यतः मध्य प्रदेश और कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में फैला है, जो ग्रेनाइट और नीस यानी कि जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हैं उनसे ये बना हुआ है। यहाँ जो नदियाँ हैं उन नदियों ने इस भूभाग का बहुत अधिक कटाव किया है। तो यहाँ पर एक तरह से उत्खाद भूमि ही पाई जाती है, जो कृषि के लिए क्या होती है, बिल्कुल ही अनुपयुक्त होती है। और बुंदेलखंड ऐसा इलाका है जहाँ ठीक ठाक बारिश होने के बावजूद भी एक तो पथरीला है, एक यहाँ की नदियाँ हैं वो यहाँ से जल ले जाती हैं, जिस कारण यहाँ पर जल की कमी कई बार देखी जाती है। इसके बाद अगला जो पठारी भाग है वो है बघेलखंड। एक मैकाल श्रेणी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर, उसका जो पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है, बघेलखंड पर्वत बघेलखंड पठार कहलाता है ये वाला भाग। ये जो बघेलखंड है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, और इसका जो पश्चिमी भाग है वो बालू का पत्थर से बना हुआ है। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम पढ़ेंगे जो मालवा पठार है वो, ये आप देख रहे हो ये मालवा पठार है। और हमारा जो हाड़ौती का पठार है और जो ये मेवाड़ उच्च भूमि है ये मुख्यतः इस मालवा पठार का ही क्या है, राजस्थान की ओर विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है। मालवा पठार है उसका निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है। यहाँ लावा आप वैसे भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो धरातल के नीचे जब जो तरल पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैग्मा। और वो मैग्मा जब धरातल पर प्रकट होकर जमने लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लावा। तो एक तरह से ज्वालामुखी उद्भेदन के पश्चात जो यहाँ पर निक्षेप हुआ है वो लावा निक्षेप है, उसी से क्या बना है, मालवा पठार बना है। और ये हमेशा आपको याद रखना है कि लावा के प्रवाह से जो पठारी भाग या जो भूभाग बनता है उसके अनाच्छादन से जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी कैसी होगी, काली मिट्टी होगी। तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ पर लावा का प्रवाह हुआ है वहाँ पर काली मिट्टी पाए जाने की संभावना हमेशा रहेंगी। इसके बाद जो अगला पठार है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। ये वास्तव में कई छोटे छोटे पठारों की श्रृंखला है। छोटा नागपुर पठार है वो अपने में ही कई पठारों को शामिल किए हुए है। तो छोटा नागपुर पठार है वो मूलतः है झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड के साथ साथ कुछ इसका भाग है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, और कुछ पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है पुरुलिया, उस पुरुलिया ज़िले में ये फैला हुआ है। इसका जो मध्य पश्चिमी भाग है वो पाट भूमि कहलाता है। पाट भूमि क्या होती है कि लेटेराइट जो होता है उसका उच्च भूमि पर उसका निक्षेप क्या कहलाता है, एक तरह से पाट भूमि कहलाता है। ये जो भूभाग है ये अपने खनिज संसाधनों के कारण
बहुत ही प्रसिद्ध है और खनिज संसाधनों के कारण ही इसे क्या कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं। तो आप ये याद रखना कि रूर क्या होता है। अब यहाँ मैं नहीं बताऊँगा आपको कि भारत जो रूर है वो किसे कहा जाता है। आप जब विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि जर्मनी फ्रांस वाला जो इलाका है, मूलतः जर्मनी, उसमें राइन नदी है वो रूर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो वो आपको देखना है कि ये रूर वाला इलाका है वो कौन सा है। बाकी बाद में जब डिस्कस करेंगे तब आपको बता ही देंगे। तो ये जो छोटा नागपुर पठार है ये क्या कहलाता है, भारत का रूर कहलाता है अपनी खनिज संपदा के कारण। अब यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं और यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है दामोदर नदी। इसकी सहायक नदियाँ जैसे ब्राकर नदी है, या फिर एक यहाँ पर जो नदी है वो सुवर्णरेखा नदी है, कोयल नदी भी यहाँ पर बहती है। तो ये जो दामोदर नदी है ये इस छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। ये जो दामोदर नदी है ये इस छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। इस नदी के जो जिनका जो उत्तरी भाग है वो हजारीबाग का पठार कहलाता है, वो हजारीबाग का पठार कहलाता है। और इसका जो दक्षिणी भाग है वो रांची का पठार कहलाता है। और रांची, आप अब ये ढूंढिए कि रांची किस राज्य की राजधानी है। तो ये जो दामोदर नदी है ये इस पठारी भाग को दो भागों में, हजारीबाग का पठार और रांची पठार में बांट देती है। उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार और दक्षिणी भाग रांची का पठार कहलाता है। ये जो पूरा का पूरा पठारी भाग है इसमें गोंडवाना क्रम का जो कोयला है, जहाँ जिसमें भारत के सबसे ज़्यादा कोयला निक्षेप हैं वो पाए जाते हैं, वो गोंडवाना निक्षेप हैं वो कोयले के, वो इसी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये जो छोटा नागपुर पठार है इसका जो उत्तरी पूर्वी इलाका है उस उत्तरी पूर्वी इलाके में राजमहल पहाड़ियाँ हैं वो स्थित हैं जो बेसाल्टिक लावा के जमाव से बनी हैं। तो ये छोटा नागपुर पठार था। अब इसके नेक्स्ट पठार की हम बात करें तो मेघालय का पठार। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि हमने जब हिमालय पर्वत पढ़ा था तो हमने उसमें एक तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश है उसमें कुछ हिमालय की पहाड़ियाँ पढ़ ली थी। और जो उसका पूर्वी भाग था जैसे उत्तर में अरुणाचल, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, उस वाले इलाके में हमने पूर्वांचल पढ़ा था। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पूरा का पूरा भाग हिमालय से ही तो नहीं जुड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा भाग हिमालय से नहीं जुड़ा हुआ है। उसका जो मेघालय वाला भाग है, जो मेघालय पठार है, वो दक्षिण प्रायद्वीपीय जो पठार है उसी का विस्तार है, उसी का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। ये आपको याद रखना है। ये इस प्रायद्वीपीय पठार से राजमहल गारो गैप से विच्छेदित हुआ है एक तरह से। तो यहाँ अगर आप मैप में देखोगे तो ये जो मेघालय पठार है इसको शिलोंग पठार भी कहते हैं। ये इस पूरे के पूरे पठारी भाग से ये यहाँ पर राजमहल गारो गैप है। इस यानी कि जब विवर्तनिक घटनाएं यहाँ पर हुई तो ये वाला जो भाग है राजमहल गारो गैप वाला, ये भाग नीचे बैठ गया था, नीचे धंस गया था। इसमें बाद में नदियों ने जमाव किया और यहाँ पर अब मैदान का विस्तार हो चुका है। तो ये जो मेघालय पठार है ये राजमहल गारो गैप से जो शेष पठारी भाग है प्रायद्वीप का उससे अलग है। इस मेघालय पठार में जो खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियाँ हैं वो विस्तृत हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इन्हीं में जो जयंतिया हैं उन्हीं में मासिनराम और चेरापूंजी, ये पूरा का पूरा जो मेघालय पठार है उसी में मासिनराम और चेरापूंजी दो जगह स्थित हैं। वो भारत में बहुत अधिक वर्षा के लिए जानी जाती हैं। ये इसकी सामान्य जानकारी है वो आपको याद रखनी है। अब जो लास्ट इसका पठारी भाग आता है प्रायद्वीपीय पठार का वो आता है दक्कन का पठार। ये जो दक्कन का पठार है ये इस प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी इकाई है। याद क्या रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का सबसे बड़ा भूआकृतिक प्रदेश है
और दक्कन का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी भूआकृतिक इकाई है। ये आपको याद रखना है। ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है। इसका जो निर्माण है वो मुख्यतः जो लावा का जमाव है उससे हुआ है, और इसमें भी जो महाराष्ट्र का पठार है उसका जमाव है, उसका जो निर्माण है वो लावा के प्रवाह से ही यहाँ पर हुआ है। ये जो पठारी भाग है इसके उत्तर में जो विंध्यन और सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है और इसके पूर्व में पूर्वी घाट है। यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो ये जो पूरा का पूरा भाग है ये कौन सा है, दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार को आगे हम 3 भागों में बांटेंगे। ये पूरा का पूरा क्या है, इसको 3 भागों में, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। इसके उत्तर में विंध्यन और सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट है। तो ये आपको याद रखना है। इस जो पूरा का पूरा दक्कन का पठार है इसको 3 भागों में बांटते हैं। महाराष्ट्र का पठार, ये जो महाराष्ट्र में है ये बेसाल्टिक लावा से बना है और यहाँ पर काली मृदा का विकास हुआ है। जो महाराष्ट्र पठार है उस पर कैसी मृदा है, काली मृदा है, और इस मिट्टी में कपास की फसल है वो बहुत अच्छे से होती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं। इसका दूसरा जो इसकी इकाई है वो है कर्नाटक पठार। इसे मैसूर का पठार भी कहते हैं। कर्नाटक का जो पठार है उसे मैसूर का पठार भी कहते हैं, और ये आर्कियन चट्टानों से बना है। नदियों ने यहाँ पर बहुत अधिक कटाव किया है। इसका जो ऊपरी भाग है, जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो मालनाद कहलाता है, और जो इसका दक्षिणी भाग है जो अपेक्षाकृत नीचा है वो मैदान कहलाता है, मैसूर के पठार का, कर्नाटक के पठार का। अब जो लास्ट है वो है तेलंगाना पठार, और तेलंगाना पठार है ये भी आर्कियन नीच से बना है, और इसका जो ये एक है तरंगित पठार है, ये एक तरह से तरंगित पठार है। इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की सीमा पर फैला हुआ है, जहाँ पर बेलाडीला की खानें भी, बेलाडीला की जो लोहे की खान है वो भी पाई जाती है। ये कौन सा है, दंडकारण्य। तो ये जो पूरा का पूरा मैप है इसमें प्रायद्वीपीय पठार के जो मुख्य मुख्य पठारी भाग हैं, जैसे उत्तरी पूर्वी पठारी या शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा पठार, यहाँ मेवाड़ उच्च भूमि आ जाएगा। ये पूरा का पूरा पठार दक्कन का पठार है। ये महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, ये दंडकारण्य। तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही जो इस प्रायद्वीपीय पठार का महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे।